हमारे आज की क्लास में हम क्लास 10 की बुक बिहाव की पोएम्स जो कि द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फेरा, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेनर, द डक एंड द कंगारू, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग और अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सिल की जितने भी पोएम्स के समरी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इन सारे के सारे पोएम्स के जो टेक्स्ट है, जो पोएम का हर एक लाइन है, हर एक स्टैंजा है, उसे और उसके पोएट्री डिवाइस को ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास में। द रोड नॉट टेकन, इसे लिखने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह हमारे ज़िंदगी में दो रास्तों के बारे में बताता है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अब तक का सबसे अच्छा पोएम में से एक माना जाता है। इट इज़ अ पोएम विथ डीप इम्प्लीकेशन। यह पोएम में बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के बारे में बताया जाता है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द मेकिंग अ राइट चॉइस। यह पोएम क्या दिखाता है कि हमारे पास हमेशा ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं और सही रास्ता कौन है उसके चुनना यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी के बारे में पोएम है। मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी आर फेस्ड विद चॉइसेस एंड ऑफन सच अ चॉइस इज डिफिकल्ट टू मेक। हमारे ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और उन दो रास्तों में से किस रास्ते को चुनना है यह हमारे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात होती है। द स्पीकर स्टैंड्स इन द वुड्स कंसिडरिंग अ फॉक इन द रोड। वह क्या करता, जो स्पीकर है मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जंगल में खड़े हैं और उनके सामने दो रास्ते हैं। बोथ वेज आर इक्वली वर्न एंड इक्वली ओवरलेड विथ अनट्रॉडन लीव्स। और दोनों के दो रास्ते जो है उस पर समान रूप से चला गया है, साथ ही साथ उनमें बहुत सारे पत्ते उन रास्तों पे गिरे हुए हैं। द स्पीकर चूजेस वन टेलिंग हिमसेल्फ दैट ही विल टेक द अनदर डे। तो यहाँ पे स्पीकर क्या करता है कि वह बोलता है कि मैं पहले रास्ते को चुनता हूँ और दूसरे रास्ते को अगले दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट ही नोज इट इज़ अनलाइकली दैट ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। लेकिन उसे इस बारे में विश्वास है कि शायद उसे कभी यह भविष्य में मौका न मिले कि वह दूसरे रास्तों को भी चुन सके। एंड ही एडमिट्स दैट सम डे इन द फ्यूचर ही विल रिक्रिएट द सीन विथ अ स्लाइट ट्विस्ट। और वह बोलते हैं कि आगे हो सकता है कभी भविष्य में वह दोबारा इस सिचुएशन को, दोनों में से एक रास्ते को चुनना है, इस सिचुएशन को दोबारा रिक्रिएट कर सके। ही वी क्लेम दैट ही टुक द लेस ट्रेवल्ड रोड। और वह क्या कहेंगे कि उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पे ज़्यादा नहीं चला गया था। द रोड नॉट टेकन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास ऑफ 5 लाइन्स। यह पोएम में 4 स्टैंजास है और हर स्टैंजा में 5-5 लाइन है। द राइमिंग स्कीम इज ABAAB और इसका राइमिंग स्कीम ABAAB है। यह हमारा पहला पोएम हो गया और इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप हमारे चैनल से साथ ही साथ उसमें यूज़ किए पोएट्री डिवाइस को भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हमारा दूसरा पोएम विंड, जिसे लिखने वाले सुब्रमण्य भारती है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस हिज आइडिया अबाउट बोथ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द विंड। इस पोएम में जो लेखक है उन्होंने बताया कि हवा किस तरीके से किसी चीज़ को बना सकती है और किसी चीज़ को खत्म भी कर सकती है। द विंड इज ऑफन सैट्रिकल ऑफ वीक मैन। यहाँ पे हवा किसके बारे में बताया जाता है, तो हवा जो है वह कमज़ोर लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि हवा कैसे होते हैं, कमज़ोर होती है और हवाएं कमज़ोर लोगों को खत्म कर सकती है। विंड सिंपलाइजेज द डिफ़िकल्टीज दैट आर फेस्ड इन द लाइफ। और जितनी भी हवाएं हैं वह क्या दिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ होती है उसे हम कैसे उसका सामना करते हैं। व्हेन यू हैव द एंड्योरेंस टू बियर द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ वी कैन ओवरकम ईच चैलेंजेस। मतलब अगर हमारे पास किसी भी डिफ़िकल्टी, परेशानी को झेलने का साहस है तो हम जिंदगी में जितने भी दुख और तकलीफ होते हैं उसे
आराम से पार कर सकते हैं। बट इफ़ वी आर वीक एंड अनस्टेबल वी सकम्बर टू डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम लोग कमज़ोर हैं और अपने आप को नहीं समझ सकते हैं तो ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं वह हमें ख़त्म कर सकती है। उसी तरीके से इस पोएम के जितने भी स्टैंजास उसे एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही साथ इसके जितने भी पोएटिक डिवाइसेस है उसे भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा पोएम जो कि है रेन ऑन द रूफ, जिसे लिखने वाले कोर्टिस केनी है। अब शुरू करते हैं। इट इज़ अ पोएम दैट टेल्स अस अबाउट द पोएट्स स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। इस पोएम में जो लेखक है वो अपने बचपन के यादों के बारे में बात करते हैं। एट नाइट व्हेन डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई एंड इट रेन्स जेंटली। रात के समय जब काले बादल छा जाते हैं और बारिश होना शुरू कर देता है। देन द पोएट लाइज इन द कोजी बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द जेंटल रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस। फिर क्या करते हैं, जो लेखक है वह बेड पे लेट करके बारिश की बूंदों को जो गिर रहे होते हैं आसमान से उसे सुनते हैं। ही रिमेंबर्स दैट हिज मदर यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज विच गेव हिम इमेंस सोलेस एंड प्लेजर। उन्हें याद है कि जब वो छोटे थे, बचपन में बारिश होती थी तो उनकी माँ उन्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी जिससे वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे। इस पोएम के जितने भी लाइन्स है उसे एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही साथ इसके जितने भी पोएटिक डिवाइसेस है उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला पोएम जो कि है द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फेरा, जिसे लिखने वाले विलियम बटलर यीस्ट है या फिर W.B. यीस्ट है। द पोएट ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट ऑफ लंदन। जो लेखक है वह लंदन के जितनी भी भीड़ भाड़ वाले रास्ते हैं वहाँ से जाना चाहते हैं। ही रिमेंबर्स इनिस्फेरा एज अ परफेक्ट लिटिल आइलैंड दैट फुलफिल्स ऑल हिज नीड्स। उन्हें याद आता है इनिस्फेरा का जो कि एक अच्छा सा आइलैंड है जहाँ पे उनकी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। द पोएट डिक्लेयर्स दैट ही विल अराइज एंड गो टू इनिस्फेरा। पोएट कहते हैं वो उठेंगे और कहाँ जाएंगे, इनिस्फेरा जाएंगे। वेयर ही विल बिल्ड अ हाउस कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटर्समड, जहाँ पे वो अपना घर बनाएंगे, एक कैबिन बनाएंगे जो कि मिट्टी और मवेशी से बना हुआ होगा। देयर ही विल हैव 9 बीन्स रो एंड बीहैव। वहाँ पे क्या करेंगे, 9 बीज को शुरू करेंगे, उनको प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता बनाएंगे। एंड लिव अलोन इन द ग्लेड लॉर्ड विद द साउंड ऑफ बीज। और वहाँ पे अकेले रहेंगे जहाँ पे उन्हें बहुत सारी मधुमक्खियों की आवाज़ सुनाई देगी। ही सेज ही विल हैव पीस देयर। वह कहते हैं कि उन्हें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। फॉर पीस ड्रॉस फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और उन्हें शांति कहाँ से मिलेगी, तो जितने भी झिंगुर होते हैं जो सुबह के समय आवाज़ देते हैं उससे उन्हें शांति मिलेगी। मिड नाइट देयर इज ए ग्लिमर। और रात के समय थोड़ा जो आसमान है वो केसरी हो जाएगा। एंड नून इज अ पर्पल ग्लो। दोपहर के समय क्या होगा, जो आसमान है वो हल्का पर्पल कलर का हो जाएगा। एंड इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट विंग्स। और शाम को चारों ओर आसमान में क्या होंगे, लिनेट एक तरह का पक्षी होता है, तो शाम को चारों ओर लिनेट पक्षी उड़ते होंगे। He declares again that he will arise and go for always night and day. He hears the lake water lapping with low sound by the shore. वह कहते हैं वह उठेंगे और जाएंगे कि उन्हें हमेशा, चाहे दिन हो या रात हो, उन्हें हमेशा उस इनिस्फेरा के जितने भी पानी के बूंद है उन्हें सुना देती है। While he stands in the city, जब वह शहर में खड़े होते हैं, on the roadway और on the pavement grey, कहाँ पे, सड़क के किनारे खड़े होते हैं। He hears the sound within himself in the deep heart core. तो उन्हें वह आवाज़ सुनाई देती है उनके अपने ही दिल के अंदर। इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके पोएटिक डिवाइसेस को हमारे चैनल पे कवर किया गया है, आप उसे आराम से देख सकते हो। और अगला हमारा पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखने वाले फीव कैरी है। The poem is a legend about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. यह कहानी एक बूढ़ी औरत के बारे में है जिन्होंने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा लालची थे। The stories goes on like this.
कहानी कुछ इस तरीके से। इन नॉर्थलैंड लिव्ड अ लेडी हु वॉज वेरी सेल्फिश एंड ग्रेडी। नॉर्थलैंड में एक औरत रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा लालची और सेल्फिश थी। सेंट पीटर वाल प्रीचिंग द वर्ड प्रीच्ड हर डोर वन डे। तो सेंट पीटर दुनिया भर में प्रवचन दे रहे थे और वह देते देते एक दिन उनके घर पहुंचते हैं। शी वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन अ हर्ट। वह केक बना रही थी और उसे चूल्हे में बेक कर रही थी, पका रही थी। सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विथ हंगर। वह दूसरी ओर सेंट पीटर भूख से उनकी हालत खराब हो रही थी और वह बेहोश हो रहे थे। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक। वह उस औरत से बोलते कि क्या तुम मुझे एक केक का टुकड़ा दे सकती हो। द केक दैट शी वॉज बेकिंग देन अपीयर्ड टू be too big, so she did not give him a piece from that and baked another small one. तो उस केक को देख करके उस लेडी को लगता कि यह तो बहुत बड़ा केक का टुकड़ा हो गया, तो वह उस केक से ना दे करके उसके लिए एक दूसरा केक बनाने लगती है। That also appeared too big, so she did not give him that also. और दूसरा केक बनाती है तो वह भी उसे बड़ा लगता है। Now she took extremely little scrap of duck and rolled it flat. तब वह छोटा सा आटे का टुकड़ा लेती है, लोई लेती है और उसे बेलती है। She made it as thin as a wafer. वह वेफर के जैसा पतला था। But was unable to part with that also. लेकिन वह उसे भी नहीं देना चाह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यह भी बहुत बड़ा है। This angered Saint Peter a lot. जिससे सेंट पीटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। He said that she was not fit to live in human form. उन्होंने बोला कि तुम इंसान की तरह रहने के लिए लायक ही नहीं हो, तुम इंसान रह नहीं सकती हो। एंड एंजॉय फूड और वार्म। और तुम्हें इंसानों की तरह न रहने का अधिकार है, ना ही तुम्हें अच्छे तरीके से खाने या फिर गर्मी का मजा लेने का अधिकार है। ही कस्ड हर एंड ट्रांसफॉर्म हर इनटू अ वुडपेकर। तो वह उन्हें श्राप देते हैं और उस औरत को क्या बना देते हैं? वुडपेकर, कट फॉर वर्क, हु हैज़ टू बोर इनटू हार्ड एंड ड्राई लूव्स। जिसे क्या करना पड़ेगा? हमेशा खोदना पड़ेगा सूखे हुए लकड़ियों के, to get it scanty food, जिससे से खाना मिल सके। She can be seen in the trees all day boring and boring for food. और हम उसे देख सकते हैं कि दिन भर वह खाने की तलाश में इधर से उधर घूमती रहती है। इस पोएम की भी जितने भी लाइन्स है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ इसमें यूज़ किए हुए जितने पोएटिक डिवाइसेस है उसे आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नो मैन आर फॉरेनर, जिसे लिखने वाले जेम्स किर्कप है। इट इज़ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जेम्स किर्कप टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी बाय टेलिंग अस दैट ऑल men आर सेम एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। यह एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोएम है जिसे लिखने वाले जेम्स किर्कप है, जिसमें यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमें हमेशा शांति और मेल जोल के साथ रहना चाहिए, और यह बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सारे के सारे सेम हैं। हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी अलगाव नहीं है, हम लोग किसी भी तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं है। Therefore, we should not hate and fight one another. इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। The poem tells us that all the divisions which are based on nation, caste, creed, color or religion have no base because all the human beings are equal before God and humanity. इस पोएम में यह बताना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरीके से अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हैं, चाहे वह देश हो, जाति हो, लालच हो, रंग हो या धर्म हो, इसका भगवान के सामने और मानवता के सामने किसी भी तरह का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उन दोनों के सामने चाहे भगवान हो या मानवता हो, दोनों के सामने सेम है। सिंस वी आर ऑल सेम, वी मस्ट नॉट शन वायलेंस ऑफ ऑल काइंड एंड यूनाइट टू मेक आवर लाइव्स बेटर। और क्योंकि हम सारे के सारे लोग सेम टू सेम है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बहुत ही खुशी के साथ रहना चाहिए। इस पोएम के भी आपको जितने भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है और उसके साथ साथ पोएट्री डिवाइस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द डक एंड द कांगारू, जिसे लिखने वाले एडवर्ड लियर है। दिस इज ए ह्यूमरस पोएम ऑल्सो नोन एज नॉनसेंस वर्स। इसे नॉनसेंस वर्स के नाम से भी जाना जाता है और यह ह्यूमरस पोएम है, मतलब एक तरह का मजाकिया पोएम है। इट इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ कंगारू एंड अ डक बिकॉज द डक वांट्स टू राइड ऑन द बैक ऑफ द कंगारू एंड द कंगारू इज नॉट एग्रीइंग टू इट। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है एक कंगारू के और एक डक के बीच में।
डक जो है वो कंगारू की पीठ की सवारी करना चाहता है, लेकिन कंगारू इस बात से मना कर देता है। इन दिस पोएम बोथ द डक एंड द कंगारू वर गुड फ्रेंड्स। इस पोएम में देखा जाता है कि डक और कंगारू दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। द डक वांटेड टू हैव ए प्लेजर टूर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज इट लिव्ड इन द पॉट एंड कुड नॉट गेट ए वेरीगेटेड लाइफ ऑफ विजिटिंग द वर्ल्ड। तो इस कहानी में बताया जाता है कि जो डक है वो पूरी दुनिया की सवारी करना चाहता है, पूरी दुनिया को घूमना चाहता है, क्योंकि वह पानी में रहता है और वह तरह तरह की चीज़ों को नहीं देख सकता है, तरह तरह की ज़िंदगी को नहीं देख सकता है कि दुनिया भर में लोग किस तरीके से रहते हैं। सो ही रिक्वेस्टेड द कंगारू टू टेक हिम ऑन द टूर। तो वह रिक्वेस्ट करता है कंगारू से, क्या करता है कि उसे वहाँ से ले जाए। द कंगारू एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट बट पुट द कंडीशन अबाउट हिज फीट दैट वर वेट एंड कोल्ड। बोला ठीक है, कंगारू बोलता ठीक है, अगर जाना तो चलो, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें अपने पैरों को कुछ करना पड़ेगा। एज दिस द डक अश्योर्ड हिम अबाउट द रेमेडी। तो डक बोलता है कि मुझे इसका उपचार पता है, मुझे क्या करना है। अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज ऑलरेडी बॉट 4 पेयर ऑफ वुलन सॉक्स टू कवर हिज फीट एंड कॉस एज देन दे बोथ स्टार्टेड देयर टूर हैप्पीली। और उसके अनुसार वह क्या करता है, वह 4 जोड़ी मोजे लेकर के आता है, वो भी ऊनी मोजे, और उसे पहन करके वह चला जाता है और दोनों अपनी सवारी, अपना टूर खुशी खुशी शुरू कर देते हैं। इस पोएम के भी जितने भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है और इसके पोएट्री डिवाइसेस आपको हमारे चैनल पे मिल सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री गिव पटेल। पेड़ को मारना गिव पटेल के द्वारा। दिस इज अ वेरी टचिंग पोएम अबाउट हाउ ट्रीज आर कट डाउन। यह एक बहुत ही अच्छी पोएम है, दिल को छू लेने वाला पोएम है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पेड़ को काटा जाता है। इट गिव्स अ टची डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ ट्री इज अपरूटेड एंड किल्ड। इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पेड़ को उखाड़ा जाता है और मार दिया जाता है। द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट जस्ट बाय बैकिंग एंड चॉपिंग इट वुडंट बी किल्ड। पोएट बताते हैं इसको काट करके या फिर इसके टुकड़े करके हम पेड़ को नहीं मार सकते। ऑन किलिंग ट्री इज अ पोएम अबाउट द क्रूअल इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ मैन अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। ऑन किलिंग ट्री एक पोएम है जिससे बताता है कि किस तरीके से इंसान भेदभाव करते हैं और पेड़ पौधों का विनाश करते हैं। Here the poet has presented tree as an enemy of man and man as a professional killer। इस पोएम में देखा जाता है किस तरीके से कि पेड़ पौधे जो है वो हमारे इंसानों के दुश्मन है और इंसान जो है एक प्रोफेशनल किलर है जो पेड़ पौधों को मारता है। When the poem begins, there is an ironical description of the crime committed by the tree। तो जैसे पोएम शुरू होते ही इसमें देखा जाता है कि किस तरीके से पेड़ पौधों ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद किया है और किस तरीके क्राइम कर रहा है। द ट्री हैज़ कंज्यूम्ड अर्थ क्रस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो पेड़ ने क्या किया, अर्थ का जितना भी अंदरूनी भाग है उसे सालों से उसे सोख रहा है। इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड सनलाइट एयर एंड वाटर लाइक अ थीफ एंड इन दिस प्रोसेस इट हैज़ ग्रोन लाइक अ जायंट। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इसने क्या किया, चोरी किया सूरज की रोशनी को, हवा को और पानी को, और इस चोरी के करते करते वह बड़ा हो चुका है। दिस इज द रीजन वाई अ ट्री मस्ट बी किल्ड। और यही कारण है जिससे पेड़ को अवश्य काटना चाहिए। बट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन यह आसान काम नहीं है। इट कैन नॉट बी पुल डाउन थ्रूली ओनली सिंपल जॉब ऑफ नाइफ बिकॉज इट विल ग्रो अगेन। तो यह सिर्फ एक छोटा सा चाकू का काम नहीं, कच्ची चाकू से काट दिया गया अब वह दोबारा नहीं उगेगा, वह दोबारा उग जाएगा। सो द ट्री शुड बी टाइड विद अ रोप एंड पुल्ड आउट इंटायरली। इसे पेड़ को रस्सी से बांधना चाहिए और उसे जड़ समेत उसे उखाड़ देना चाहिए। दिस प्रोसेस इट्स ब्लीडिंग रूट्स विल बी एक्सपोज्ड, जिससे उसका जड़ बाहर निकल जाएगा। आफ्टर इट शुड बी ब्राउन हार्डन एंड विदर्ड टू डिस्ट्रॉय और किल इट कम्प्लीटली। और जब वह जड़ के साथ निकल जाएगा तो वह धीरे धीरे भूरा हो जाएगा और भी ज़्यादा कड़ा हो जाएगा और आराम से खत्म हो जाएगा। इस पोएम के भी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और पोएट्री डिवाइस हमारे चैनल पे आपको मिल सकती है। अब हमारा अगला है द स्नेक ट्राइंग, जिसे लिखने वाले WWE रॉस है। इससे बताया जाता है कि किस तरीके से सांप छुपता है, अपनी जान बचाता है और उसे भी इंसानों से डर लगता है। इट इज़ अ पोएम अबाउट हाउ स्नेक इज मेड अ विक्टिम ऑफ मैंस क्रूएल्टीज। इस पोएम में देखा जाता है कि किस तरीके से सांप को इंसानों के क्रूएलिटीज, इंसानों के द्वारा की जाने वाले जितने भी शैतानी काम है उससे सांप को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है।
द पोएट डिस्क्राइब्स द स्लिथरिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट ब्यूटीफुली एंड रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू हर्ट इट। तो इस पोएम में दिखाया जाता है कि किस तरीके से पोएट यह बता रहे हैं कि सांप किस तरीके से फिसलता है और सकता है, और उसका मूवमेंट, उसके आगे बढ़ने का तरीका कितना ज़्यादा सुंदर है, और लोगों से यह अनुरोध करता है कि सांप को ना मरे। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस नॉट दे डू एनी हार्म टू ह्यूमन बीइंग। इस पोएम में बताया जाता है कि पोएट बोलते हैं कि यह एक आइडिया दिखाते हैं कि सांप किस तरीके से जहरीला नहीं है और वह इंसानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दे आर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट, वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सो इट इज़ नथिंग बट फुलिशनेस टू किल अ स्नेक एज सुन एज वी प्रिव्यू इट। इसलिए यह मूर्खता है। क्या मूर्खता है? कि जैसे हम सांप को देखते हैं हम उसे मार देते हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट सम ऑफ देम आर पॉइजनस येट दे आर नॉट हार्मफुल एट ऑल अनलेस दे सी एनी डेंजर फ्रॉम अस। हाँ, ऐसा संभव है कि बहुत सारे सांप जो है वह जहरीले हो सकते हैं, लेकिन वह हमें तब तक कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि उन्हें हमसे किसी तरह का खतरा ना हो। अ स्नेक नेवर बाइट्स विदाउट रीजन, एक सांप बेवजह किसी को नहीं काटता है। इट बाइट्स ओनली इन सेल्फ प्रोटेक्शन, अदरवाइज इट डज नॉट हार्म एट ऑल टू एनी क्रिएचर। तो यह तभी काटता है किसी को जब वह अपने आप को बचाना चाहता है, और वह किसी भी जीव को जानबूझ के नहीं मारता है। बट इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस दैट एज सुन एज अ मैन सीज अ स्नेक ही ऑलवेज ट्राई टू किल इट। लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जैसे ही इंसान किसी सांप को देखता है वो उसे मार देता है। इस पोएम के भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके पोएटिक डिवाइसेस को आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और अब आता है हमारा अंतिम पोएम, अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, जिसे लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ है। द पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फीलिंग ऑन द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। यह पोएम जो है यह विलियम वर्ड्सवर्थ की फीलिंग्स को दिखाता है कि उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है जब उनके चाहने वाली का डेथ हो चुका है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एंड ऑल्सो इमेजेस हिज बिलव्ड आफ्टर डेथ। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी फीलिंग को दिखाते हैं और यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसकी मौत हो गई है वह कैसी थी या वह क्या करेगी। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजास और 4 लाइन ईच। इसमें 2 स्टेंजा है जिसमें 4 लाइन दिया गया है। इन दिस पोएम द रीडर सेज दैट ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस एज इफ ही वॉज स्लीपिंग। इस पोएम में देखा जाता है कि जो हमारे पोएट है वो अनकॉन्शियस है, उन्हें होश ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो कहीं सो रहे। ही वॉज इन सच अ ट्रेंस दैट ही डिड नॉट वांट टू एक्नॉलेज द फियर दैट एनी ह्यूमन बीइंग हैज़। तो वह एक ऐसी स्थिति में थे जिसमें वह यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे या फिर वह यह जानने की कोशिश नहीं करते कि डर क्या होता है। किसी इंसान के पास डर होता है तो क्या होता है, स्पेशली फियर ऑफ डेथ, खास करके कौन सा? मौत का डर। किस तरह का डर? मौत का डर। सो इट विथ लूसी, क्योंकि लूसी से वह प्यार करते थे और उसकी मौत हो चुकी है। लूसीज प्रेजेंस इन द नेटर्स लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन इटर्नल। तो जो लूसी का जो प्रेजेंस था, जिसकी मौत हो गई है, जब वह जिंदा थी, तो उसका जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनकी ज़िंदगी में एक अनंत काल तक चलने वाला प्रभाव था। दो हर बॉडी डज नॉट मूव एनी मोर नाउ, हालांकि उसका बॉडी अभी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है। हर इंटरनल प्रेजेंस हैज़ बिकम एन इंटरनल एब्सेंस। तो उसका जो इंटरनल प्रेजेंस था, जो अनंत काल तक उसके साथ रहने वाले थे, उसका प्रेजेंस खत्म हो गया और वह हमेशा के लिए चली गई है। ही थिंक्स इट टू बी द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और वह क्या सोच रहा है? उसकी मौत को जिस तरह अर्थ घूमता है। जस्ट एज द रॉक and the trees of the earth are liable to grow, develop, die and decompose, in the same way it was Lucy also, and the poet will have to accept it। तो जिस तरीके से पत्थर, पेड़ पौधे ज़मीन पे उगते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं और पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरीके से लूसी का भी यही हाल हुआ है कि वो बढ़ी, वह जन्म ली, वह बढ़ी, वह मर गई। और पोएट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस पोएम का भी हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और पोएट्री डिवाइस आपको हमारे प्ले लिस्ट से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।